नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है उसे हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो जो है अवेलेबल हो जाएगा। आज हम लोग देखते हैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। तो उन सारे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस को जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बहुत कम में आपका काम जो है वो चला जाएगा। या तो सिंपल डेफिनेशंस वाला क्वेश्चंस रहता है, एक छोटा न्यूमेरिकल्स रह सकता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। कहता है कि अगर हम लोग जो रेडियस है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का, जो भी इनक्लोजिंग चार्ज का है, रेडियस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ की, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां पर Q जो है ये क्या है, हम लोगों का इनक्लोज्ड चार्ज्ड है। ये क्या है, हम लोगों का इनक्लोज चार्ज्ड है। और यहां पर कह रहा है कि जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का, उसको हाफ किया जा रहा है, ठीक है। जो भी गॉसियन सरफेस है जिसमें इनक्लोज है चार्ज, उसको हाफ किया जा रहा है। मतलब चार्ज जो है, जो भी इनक्लोज चार्ज है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, जो इसमें किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है। तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो चेंज, राइट। तो सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, no change, that's it, right. So if the radius of the Gaussian surface enclosing a charge is half, how does the electric flux through the Gaussian surface change। तो आंसर क्या हो जाएगा, no change, because electric flux phi is equal to Q by epsilon naught। Q यहाँ पर क्या है, इनक्लोज चार्ज है, और इनक्लोज चार्ज में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, Why do the electric field lines never cross each other। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये बेसिकली होता क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग कहते हैं द इमेजिनरी लाइंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो जो इमेजिनरी लाइंस स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा कि अगर मान लो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, तो वह टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब यहां पे देखिए इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सवाल है कि क्रॉस क्यों नहीं कर सकता है। अगर मान लो सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चले कि आपका क्या हो जाएगा,
दोनों एक दूसरे को मान लिया जाए क्रॉस कर रहा है। कहां पे क्रॉस कर रहा है? इस P पॉइंट पर। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि अगर हम लोग देखें, है ना, कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन होगा। क्यों डायरेक्शन होगा जी? दो, क्योंकि सिंपल यहां पर दो दो टेंजेंट जो है वो आप ड्रॉन कर रहे हो, राइट? तो सपोज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are crossed at point P, then at point P we have two directions for electric field intensity which is not possible. That's why हम लोग कह सकते हैं कि electric field lines जो है never cross each other, right? तो यहां पर सिंपल हम लोगों को क्या लिखना है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। if two electric field lines, two electric field lines cross at point P। मान लो कि P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, राइट? देन हम लोग कह सकते हैं at point P, at point P there are two directions, there are two directions for electric field intensity, electric field intensity, which is not possible, hence electric field lines never cross each other। तो सिंपल है, if two electric field lines cross at point P, अगर मान लिया जाए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर एक दूसरे को इस P पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, देन एट पॉइंट P देयर आर टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह टेंजेंट जो है वह देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो एट पॉइंट P देयर आर टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हेंस आपको यहां से लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग EMF और इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल। एक कॉइल के साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसको चेंज करके अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या फिर EMF जनरेट करते हैं तो ये फेनोमेनन जो है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सिंपल है, द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग EMF और इलेक्ट्रिक करंट by changing the magnetic flux linked with a coil is called electromagnetic induction. The EMF so developed is called induced EMF। और इस EMF को अगर हम लोग एक क्लोज सर्किट में रखेंगे then that time जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग EMF, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप EMF जनरेट कर सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हो। कैसे? तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो यहां पर एग्जांपल्स के तौर पे जो है अगर हम लोग एक एसी जनरेटर की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? B डॉट A, राइट? तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या एरिया को चेंज करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा,
और वही फेनोमेनन जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद करिए, द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट by changing the magnetic flux linked with the coil is called electromagnetic induction। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। याद रखिएगा कैसा नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर मान लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। यहां पर ये सपोज करिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। अब यहां पर ऐसे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, राइट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, जेड एक्सिस में ये है, ये हो गया आपका बी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है यहां पर है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो पहला देखिए, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, also these two are perpendicular to the direction of magnetic field, propagation of wave। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसके भी ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरा क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो प्रोपगेशन होता है ये कितना वेलोसिटी से प्रोपगेट करता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करता है। दैट इज क्या होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोपगेट करेगा कितनी वेलोसिटी से, तो आप यहां पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखिए अगले, अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की ओर आए या कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट रेडिएशन प्रेशर। ये रेडिएशन प्रेशर जो है वह भी एक्सर्ट करता है। इट कैरीज लीनियर मोमेंटम आल्सो। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 मार्क्स का है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स काफी है। तो आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वह ट्रांसवर्स नेचर का होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर फर्स्ट, और दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पे देखिए, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। यहां पे अगर हम लोग देखें कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट जो है ये क्या है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो 2 or more sources are said to be coherent if the light waves emits continuously with the same wavelength, same frequency and their phase difference is either 0 or constant। यहां पे देखिए कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, तो 2 or more sources are said to be coherent if the light waves emits continuously with the same wavelength, same frequency and their phase difference is either 0 और क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए।
तो एक्चुअली क्या देखते हैं कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट अगर सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम या फिर फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट नहीं हो सकता है। दैट्स वाई अगर आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो आपको बैकग्राउंड में सिंगल सोर्स जो है आपको इस्तेमाल करना है, सिंगल सोर्स इस्तेमाल करना है, और वो भी कैसा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी कि सिंगल कलर वाला। तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होगा यहां पर सपोज करिए, और उसी को जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि दो स्लिट्स के जरिए, है ना, दो स्लिट्स के जरिए जो है, जैसे यहां से आपका निकल रहा है, यहां से आ रहा है, तो दो स्लिट्स के जरिए, चूंकि बैकग्राउंड में एक ही कलर का लाइट है तो वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस जो है या तो जीरो या कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पे सवाल है सिर्फ कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, तो सिंपल आपको लिखना है कि टू और मोर सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट if the light emits continuously with the same wavelength, same frequency and their phase difference is either zero or constant.